हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. So before I start today's video, a little bit of elaboration on the thumbnail you just saw. So in the thumbnail you saw how local population of Sundarban region celebrate their Rakhi Day. Rakhi Day, as you know, Raksha Bandhan. Raksha Bandhan का concept क्या है कि the sister would tie Rakhi on a brother's hand and in return she would ask for a promise. Promise that you would always protect me no matter what. उसी तरह से जो सुंदरबन रीजन की लोकल पॉपुलेशन है वो राखी टाई करती है मैनग्रोव ट्रीज पे, और इसके बदले में वो मैनग्रोव से एक प्रॉमिस मांगते हैं दैट यू वुड एक्ट एज अ बायोशील्ड फॉर अस अगेंस्ट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यू वुड प्रोटेक्ट अस नो मैटर व्हाट। अब देखिए, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैसे पीपल आउटरीच करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैनग्रोव का कोई भी मिशन, अभी आपको पता है कि इस साल के लिए प्रीलिम्स के लिए GS1 या GS3 के मेंस के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप मैनग्रोव्स का टॉपिक प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि यूनियन बजट में मैनग्रोव्स कल्टीवेशन से रिलेटेड एक फुल फ्लेज्ड इनिशिएटिव लाया गया है, मिष्टी इनिशिएटिव। सो इट गिव्स अ हिंट टू यू दैट व्हाट यू नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर। तो आपको, जैसे कि हमने देखा, आपको स्टैटिक पोर्शन जैसे ट्रू मैनग्रोव्स क्या होते हैं, मैनग्रोव एसोसिएट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जानी है। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस से रिलेटेड आपको ऑफ कोर्स क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है। ऑफ कोर्स यू वुड स्टार्ट विद द डेटा। आप इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा 2021 का स्टेट करेंगे कि कैसे वी हैव सीन 2019 के कंपैरिजन में 2021 में हमने इंक्रीज देखा इन दी एरिया अंडर मैनग्रोव कल्टीवेशन। तो इससे आप स्टार्ट करके आप आंसर लिखेंगे। लेकिन देखिए, उसमें पीपल्स आउटरीच वाला जो सेक्शन होता है, अवेयरनेस वाला सेक्शन होता है, आप उसमें सुंदरबंस में राखी डे का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और देखिए, हमने प्रीलिम्स देख लिया, GS1 देख लिया, GS3 देख लिया, लेकिन GS4 में भी आप इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी एथिक्स पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी या इन्वायरमेंटल एथिक्स दे कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, ये साथ कभी जा ही नहीं सकते। तो उस केस में भी आपके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैनग्रोव मिशन हेल्प्स सुंदरबंस रेजिडेंट्स फाइट स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, साउथ, आप ये जानते हैं जो सुंदरबंस हैं वो दे आर स्प्रेड ओवर नॉर्थ 24 पारगनाज एंड साउथ 24 पारगनाज इन वेस्ट बंगाल रीजन। तो वहां पे जो साउथ 24 पारगनाज डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके मनरेगा सेल ने एक इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया, एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, जिसे हमने यहाँ पे देखा मैनग्रोव मिशन। तो इसके तहत क्या है, आप जानते हैं, जो मनरेगा है उसके तहत आपको डेली बेसिस पे काम मिलता है, यू गेट एम्प्लॉयमेंट देयर, इट्स अ लीगल राइट, आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट का। तो उसी में लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉय किया गया, स्पेशली विमेन को, कि आपको क्या करना है, आपको मैनग्रोव्स उगाने हैं। ओके, क्योंकि जब बंगाल को साइक्लोन अम्फान ने हिट किया था तो उससे हमने ये सीखा था, और ये बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी अम्फान के जस्ट बाद आई थी जो 2020 में ये हमने साइक्लोन देखा था, कि जहां जहां एरिया में बहुत ज्यादा थिक मैनग्रोव्स थे, डेंस मैनग्रोव्स थे, वहां पे ऑलमोस्ट कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जहां पे भी मैनग्रोव्स की एब्सेंस थी वहां पे बहुत ही ज्यादा डेवस्टेशन हमने देखी। तो एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो गया था मैनग्रोव में, और जो आप ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। तो इसी से सीख लेते हुए, लेसन लेते हुए ये मैनग्रोव मिशन लाया गया था, जिसके तहत मनरेगा के मनरेगा प्रोग्राम के अंदर ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन उसमें आपको मैनग्रोव्स कल्टीवेट करने हैं। अब एक और चीज, क्योंकि आप जानते हैं मैनग्रोव्स के साथ एज अ थिंग, अब आपने एक बार बस जैसे कि हमने जब बजट को थोड़ा सा एनालाइज किया था तो उसमें हमने देखा था, जो इकोलॉजिस्ट थे वो भी यही कह रहे थे, देखिए एक ही बार कल्टीवेट कर देने से योर वर्क इज डन, ऐसा नहीं हो सकता। मैनग्रोव्स के केस में जब तक आप लोकल विलेजर्स को एक ओनरशिप नहीं देंगे, एक बिलोंगिंगनेस नहीं देंगे मैनग्रोव्स के लिए, योर वर्क कैन नेवर बी डन। क्योंकि मैनग्रोव को आपने कल्टीवेट किया तो 2 से 3 साल बाद आप
ये मान सकते हैं कि जी हाँ, अब ये हमारे लिए बायोशील्ड का काम कर सकते हैं। नाउ इट्स फुली रेडी। तो इसीलिए आप उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा वहां के लोकल रेजिडेंट्स को देंगे। तो यही इस मिशन में हो रहा है। ऑलराइट, तो अब देखिए एक और आर्टिकल हमें आज डिस्कस करना है इंडियन एक्सप्रेस का, यहाँ पे इकोनॉमी का आर्टिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको याद होगा हमने यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड द हिंदू में एक आर्टिकल देखा था, और उसमें हमने देखा था कि अभी रिसेंटली जो यूपीआई पेमेंट्स है वो एनआरआईज के लिए भी अलाउ कर दी गई हैं। चाहे वो आपका फॉरेन मोबाइल फोन नंबर है, डजंट मैटर, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो भारत में अगर खुला हुआ है, इट्स ओके, यू कैन गो हेड विद यूपीआई पेमेंट। साथ ही में हमने देखा कि कैसे इनबाउंड ट्रैवलर्स जो हैं, जो G20 टूरिस्ट हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, अभी तो स्पेसिफिक है, अभी धीरे धीरे इसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा, तो उनके लिए कैसे यूपीआई पेमेंट्स अलाउ कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट यूपीएससी हैज स्टार्टेड डूइंग लेटली इज दैट वो न्यूज खुद ही लिख देते हैं। ठीक है, वो न्यूज लिख देंगे दैट रिसेंटली आरबीआई हैज अप्रूव्ड यूपीआई पेमेंट्स फॉर द इनबाउंड G20 टूरिस्ट, but which of the following statements with respect to this initiative or this step is correct? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो हम इस आर्टिकल में से सीखेंगे। कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कैसे वो यूपीआई पेमेंट्स कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स ऑथराइज्ड टू इशू prepaid payment instruments PPIs can issue rupee denominated full KYC PPIs to foreign nationals and NRIs visiting India. Such PPIs can also be issued in co-branding arrangement with entities authorized to deal in फेमा। अब देखिए इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा, तो देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे यूपीआई पेमेंट्स अलाउ की जाएंगी। तो कोई भी जैसे कोई बैंक है या फिर कोई नॉन बैंक एनबीएफसी है, वो आपको, यानी कि अगर आप एक फॉरेन नेशनल है, वो आपको एक पीपीआई देंगे, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो रुपी का, जैसे आपको वाउचर मिल गया, ठीक है, कि जैसे आप प्रीपेड अपने फोन के पैकेज खरीदते हैं हर महीने के, वैसे ही के 300 रुपए आपके फोन में आ गए, इस तरह का एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वैसे ही उनको जैसे 3000 का एक उन्होंने खरीदा, 3000 रुपए का, तो इस तरह से वो प्रीपेड, और उसी में से वो खर्च करते रहेंगे, जो भी वो यहाँ से खरीदा, उन्होंने कुछ देखा, कहीं गए, कोई एंटरटेनमेंट, तो वहां पे उस प्रीपेड वाउचर में से दे वुड स्पेंड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है कि को ब्रांडिंग अरेंजमेंट में, तो को ब्रांडिंग अरेंजमेंट में भी पीपीआई इशू किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए को ब्रांडिंग अरेंजमेंट क्या होती है, अगर आपने देखा है कि पेटीएम बहुत बार आपको फूड वाउचर्स देती है, उबर फ्री उबर राइड्स देती है, तो ये को ब्रांडिंग है। पेटीएम ने उबर के साथ यहाँ पे दे को ब्रांडेड विद ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वैसे ही यहाँ पे आरबीआई का कहना है, अगेन आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फेमा के अंडर आप जानते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसी के तहत फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डीलिंग्स होती हैं। तो फेमा के तहत कुछ एंटिटीज को अलाउ किया गया है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील कर सकते हैं, जैसे मनी चेंजर। जरूरी नहीं है कि आप एक बैंक हैं, ओके, आप क्या पता बैंक नहीं है, क्या पता आप कोई कंपनी भी नहीं है, लेकिन आप एक एंटिटी हैं जो फेमा के तहत आपको ऑथराइज किया गया है कि आप डील कर सकते हैं मनी चेंजिंग में, मनी एक्सचेंजिंग में, मतलब किसी फॉरेन करेंसी को आप रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको ऑथराइज्ड है आपका ये काम। तो वैसे ही इस तरह के किसी एंटिटी के साथ भी आप को ब्रांड करके पीपीआई इशू कर सकते हैं फॉरेन नेशनल्स को। अब ये तो एक हिस्सा था इसका। ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अलाउ किया गया है PPIs को, the PPIs can be issued in the form of wallets linked to UPI like Google Pay and Phone Pay and can be used for merchant payments only। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रीलिम्स में ये ओनली शब्द लिखा है, आपको लगेगा ये तो एक्सक्लूजनरी हो गया, एक्सट्रीम हो गया, तो इसको गलत कर दो, नहीं और भी पेमेंट्स अलाउ की गई होंगी, जी नहीं। ओके, इसमें आरबीआई ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये इस तरह की जो आप पीपीआई पेमेंट कर पाएंगे वो सिर्फ P2M पेमेंट्स के लिए अलाउ किया गया है, इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए, यानी कि मर्चेंट पेमेंट्स के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे आप P2P पेमेंट्स, P2M पेमेंट्स ये आप पढ़ते हैं, तो P2P क्या होता है, पर्सन टू पर्सन पेमेंट, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और आप जानते हैं वो तो जो आपस में आप किसी फ्रेंड के साथ या ऐसे किसी ब्रदर फादर मदर किसी को पैसे ट्रांसफर करना, इस तरह से वो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन यानी कि वैसे भी उनके फोन में उनके नंबर पे
इस तरह से कुछ कर देना, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस वो अलाउड नहीं है। P2P ट्रांजैक्शंस इसमें अलाउड नहीं है, केवल P2M ट्रांजैक्शन, यानी कि कहीं पे QR कोड लिखा है, आपने स्कैन किया और उसको पैसा भेज दिया, ठीक है, तो वो वाली यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अलाउड है। एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे को भी हमने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस नहीं किया था, पर हम जब यूपीआई पेमेंट्स देख रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हैव ऑफ कोर्स गॉन वेरी हाई इन इंडिया, पर उसमें से मैक्सिमम जो प्रपोर्शन हो रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो यूपीआई के तहत हो रहा है, यूपीआई के थ्रू हो रहा है। पर उसमें भी यूपीआई में भी अगर ये स्टेटमेंट आपको प्रेलिम्स में लिखी हुई मिल जाती है कि जो P2P ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस हैं, दे फार एक्सीड द पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। दैट्स ट्रू, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही हैं फोन नंबर पे, रिलेशंस में या किसी और को भी ऐसी, वो QR कोड स्कैनिंग वाली से कहीं ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए सही है। ओके, to start with this, okay, if there is who can utilize this system, to start with, this facility will be extended to travelers from the G20 countries arriving at select international airports। जैसे कि हमने देखा अभी select international airports पे अलाउ किया गया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हर चेक पॉइंट पे अलाउ कर दिया जाएगा। How are PPIs issued? The PPIs can be issued after। अब देखिए PPI इशू कैसे किया जाएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेवल पे एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इशूड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट। तो यानी कि जो कोई फॉरेन नेशनल आया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा पासपोर्ट का और उसके वीजा का, और फिर एट द पॉइंट ऑफ इशुएंस, यानी कि अगर कोई बैंक है वो आपको इशू करके दे रहा है पीपीआई, तो वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आपका वीजा चेक करेगा और फिर आपको इशू करेगा। द पीपीआई इशूअर शुड इंश्योर दैट सच इन्फॉर्मेशन। और साथ में आरबीआई ने कहा है, ये अगेन आपके अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाती है कि जो पीपीआई इशूज हैं, चाहे वो कोई बैंक है चाहे वो कोई एनबीएफसी है, वो उनको इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको अपने पास मेंटेन करके रखना है पासपोर्ट का। कभी कल को कुछ गलत हो गया तो आप फंसेंगे उसमें। द कॉन्वर्सेशन, यानी कि आपने नेग्लिजेंस दिखाई अपने पार्ट पे किसी को पीपीआई इशू करते समय। द कन्वर्जन टू इंडियन रुपी कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय एंटिटीज ऑथराइज्ड टू डील इन, वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मनी एक्सचेंजर के रूप में ऑथराइज्ड हैं फेमा के तहत, तभी आप फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे हम टूरिज्म से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए वाइब्रेंट इकोनॉमी या फिर क्रिएटिव इकोनॉमी, आप इसे प्लीज प्रिपेयर कीजिए। और टूरिज्म तो GS1 में यू विल गेट a full-fledged question on tourism because a lot is happening in this sector recently। G20 जो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं वो हम टूरिज्म को हार्नेस करने के लिए कर रहे हैं। धर्मशाला डिक्लेरेशन हमने देखी, उसके बाद हम हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, मिसिंग मॉन्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड वी आर वेरी कंसर्न एंड वी वांट टू ट्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। देन देयर इज दिस पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री कमिटी जो हमने रिसेंटली जिनकी दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग देखी, कि हमने आपको बोला था कि 2 साल पहले कि एक जैसे GST काउंसिल है वैसी एक टूरिज्म काउंसिल भी होनी चाहिए, जिसमें जो सरकार को सजेस्ट कर सके, एडवाइस कर सके चीजें ऑन टूरिज्म। सो टूरिज्म हैज बिकम अ थिंग फॉर अस। ओके, So you must be preparing tourism very nicely। Okay, तो इसीलिए यहाँ पे, और क्यों, देखिए अगर बाय चांस आपके GS1 में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह से, क्योंकि अब वो क्वेश्चन भी जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बड़ा लिखते हैं ताकि आपका 2 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जाए, उसके बाद आप आंसर लिखे छोड़े, उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसमें फिर वो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक सर्टेन सेक्टर्स लाइक टूरिज्म एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स वर डेवास्टेटेड and they were hit the most। So what steps do you think the government has taken recently, and what steps do you think the government should take further to bring this sector on its toes again? है ना, कुछ जो भी, of course इससे तो कम फैंसी होगा पर होगा ये। I hope you got the gist of the question। Government to tailor India tourism offerings based on visiting countries profile। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज देखिए, बड़ा लॉजिकल है ये चीज, बहुत बहुत सेंस आपको लगेगी इस बात की। अब देखिए अगर आपको किसी इंसान को कन्विंस करने के लिए कहीं भेजा जाता है तो आप वही वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो नहीं लगाएंगे।
आप देखेंगे इस इंसान पे काम क्या करता है, ये इंसान कैसा है, ठीक है, इसको क्या समझ आता है, इसको क्या अट्रैक्ट करता है, आप उस भाषा में जाके उसको बोल के आएंगे। समझ रहे हैं ना, यू वुड कस्टमाइज योर स्पीच, योर आउटरीच फॉर दैट पर्सन। ऐसे ही आप सबको ही नहीं कहिए, आप सबको यही नहीं कह सकते कि आइए हमारे देश में घूमिए, यू कांट डू दैट, मे बी दैट डज नॉट वर्क ऑन ऑल द कंट्रीज, ऑल द पीपल, यू विल हैव टू कस्टमाइज योर अप्रोच। अब देखिए, क्यों मैं आपको बता रही थी कि कोविड-19 वाला मैंने एक फैक्टर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 साल पहले सरकार ने अपॉइंट किया था टूरिज्म ऑफिसर्स इन 20 इंडियन मिशन, जो भी हमारी इंडियन वहाँ पे एम्बेसीज हैं, भारत की एम्बेसीज बाकी देशों में, उसके हमने 20 इस तरह की कंट्रीज में हमने टूरिज्म ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था कि देखिए जो हमारा ये सेक्टर है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है पैंडेमिक में, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होगी। सबसे ज्यादा सफर किया वो टूरिज्म सफर किया था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सफर किया था, होटल्स सफर किए थे, ये बात हम जानते हैं, तो बहुत सफर किया है। एंड ऑफ कोर्स नाउ यू वुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आप इन्फॉर्मेशन लेके आइए, इंडियन मिशन को ही, हमारी एम्बेसी को ही इन्फॉर्म कीजिए कि आपको क्या लगता है जिस कंट्री में आप हैं उस तरह के लोग भारत आएंगे तो क्यों आएंगे, क्या देखना चाहेंगे, और भारत के प्रति उनको क्या ऐसा अट्रैक्ट करता है जो हम बार बार बोलेंगे तो और लोग आएंगे। ठीक है, तो ये उनका काम था। अब क्योंकि इस तरह का कोई मिशन दिया गया है, तो हमारे लिए इस तरह से चीज को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आप लिखेंगे कि कैसे पैंडेमिक में इंटरनेशनल फ्लाइट शट डाउन हो गई या लॉकडाउन एंड ऑल, इस वजह से कैसे इट ब्रॉट दिस सेक्टर टू इट्स नीड्स, है ना। The job of these officials is to promote India abroad. Okay. और वहाँ की टूरिज्म मिनिस्ट्रीज के साथ वो लोग कोलैबोरेट करके और फिर वो करने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल टूरिस्ट को। वहाँ पे ट्रेड शो होता है, टिकट शो होता है, इंडियन टूरिज्म टिकट शो भी वहाँ पे, मतलब एक फेयर लगता है फ्रांस में। तो इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जाएगी इन ऑर्डर टू। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे फेयर डेटा देख देते हैं, आप एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसका। In order to market its tourism offerings better, the government will project। अब देखिए इसके बाद हमें द हिंदू के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है, FAQ सेक्शन का, फ्री फ्लोट और बहुत सारी इस तरह की चीजें अभी हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू मार्केट इट्स टूरिज्म ऑफरिंग्स बेटर, द गवर्नमेंट विल प्रोजेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। वही चीज, इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें डिफरेंट कंट्रीज को दिखाने हैं, जो उस कंट्री में चलेगा वो बताएंगे, क्योंकि इंडिया के पास तो सब कुछ है। दिस इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ इंडियन मिशंस अब्रॉड, ऑफिशियल सेट फॉर 20 ऑफ इंडियाज मेजर सोर्स मार्केट्स, जैसे कि US, UK, थाईलैंड, कनाडा, चाइना, ओमान, रशिया, इस तरह की कंट्रीज के मिशंस को जैसे कि हमने देखा, ये टास्क दिया गया है दैट यू विल हैव टू चॉक आउट स्पेसिफिक मार्केटिंग प्लान्स कस्टमाइज्ड एज पर द प्रोफाइल ऑफ द टूरिस्ट। टूरिस्ट कैसे हैं जो इस रिस्पेक्टिव कंट्री से अपनी आ रहे हैं, जैसे इंडिया अपने आप को एज ए डेस्टिनेशन फॉर कल्चर एंड हिस्ट्री बताएगा, किनको, फ्रेंच लोगों को। और हम अपने आप को थाईलैंड को कैसे मार्केट करेंगे, हमारे टूरिज्म को हम उनको बताएंगे बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में। ओके, तो हम एडवेंचर टूरिज्म के बारे में उन्हें बताएंगे। इन केस ऑफ रशियंस के केस में देखिए क्या है, आपको ये बात पता है, गोवा और केरला में सबसे ज्यादा रशियन टूरिस्ट का आप देखते हैं इनफ्लक्स, तो हमें उसको एक्सपैंड करना है उस स्पेक्ट्रम को। मे बी वी कैन टॉक अबाउट गुजरात, मे बी वी कैन टॉक अबाउट से राजस्थान। सो ऐसे हमें उनको एक्सपैंड करना है, तो डिफरेंट टास्क दिए गए हैं डिफरेंट टूरिस्ट ऑफिसर्स को। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फ्रांस का एक जो इन्फॉर्मेशन लेके आए, फ्रांस वाले जो टूरिस्ट ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ के जो फ्रेंच ट्रैवलर्स हैं ना, व्हाट दे डू इज, वो जैसे इंडिया में आते हैं, फिर इंडिया में घूमने के बाद क्या करते हैं कि इंडिया में घूमने के बाद वो ब्लॉग लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि कितना उनका एक्सपीरियंस कैसा था एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एक्सपीरियंस सच में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे भारत कुछ करे ना करे, हमको कोई यहाँ पे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस उन्हें अट्रैक्ट करना है। ये खुद ही लोग जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं हमारे यहाँ पे आके जाके, वो हमारे एम्बेसडर्स बन जाते हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे और लोगों को, क्योंकि एक फ्रेंच इंसान दूसरे फ्रेंच इंसान को बता रहा है कि प्लीज गो टू इंडिया, इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स यू थिंक एंड यू इमेजिन कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, दे वुड बिकम आवर एम्बेसडर्स। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अप्रोच। Why were the Turkey earthquakes so deadly? अब देखिए हम ये जो है क्यों earthquake हुआ टर्की सीरिया में, ये हम देख चुके हैं, अनातोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और ये सब कुछ हम देख चुके हैं। पर आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी, आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इंडियन अर्थक्वेक्स और जो टर्की की अर्थक्वेक्स है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन
ओके और कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन से रिलेटेड चीजें जो हमें यहाँ पे समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको केस स्टडीज भी बताऊंगी, व्हाई यू शुड बी मेंशनिंग चिली, व्हाई यू शुड बी मेंशनिंग जापान, इससे यू गेट अ क्वेश्चन ऑन अर्थक्वेक व्हिच डेफिनेटली यू वुड। ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं टू लार्ज अर्थक्वेक्स। देखिए आपको ये बात पता है कि पहले 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया, फिर उसके बाद 7.5, ऑफ कोर्स बीच में और छोटे छोटे 4 मैग्नीट्यूड के 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए उसके आफ्टर शॉक्स में। फिर दोबारा शाम के समय में आई थिंक 7.5 मैग्नीट्यूड का एक और अर्थक्वेक आया। साउथ ईस्टर्न टर्की एंड नॉर्दर्न सीरिया ये हिट हुए हैं। 17,000 लाइव्स यहाँ पे बताया गया है कि गई हैं इसमें, और डैमेज तो आप जानते ही हैं। नियरली 200 आफ्टर शॉक्स, आप ये भी जानते हैं, यहाँ नहीं लिखा पर भारत ऑपरेशन दोस्त चला रहा है ओके टर्की में। नियरली 200 आफ्टर शॉक्स हैव फॉलोड विद earthquakes of magnitude 6 being reported in the region 3 days। अब आप जानते हैं 200 से ज़्यादा के करीब आफ्टर शॉक्स भी आए हैं। जब भी बड़े मैग्नीट्यूड के earthquakes आते हैं, हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में जैसे देखा था, उसके बाद ये आफ्टर शॉक्स जो हैं हफ्तों तक भी आ सकते हैं। ओके व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स होते क्यों हैं? देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू, अर्थ की जो क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ रफली 15 मैसिव सेगमेंटेड चंकी स्लैब्स जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। भारत नहीं, अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अराउंड और रफली 15 टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर constantly in motion, they're moving, they're in motion constantly। ये एक फैक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है जो एज इट इज आपके पेपर में आ सकती है, आपके प्रीलिम्स में। ओके द लैंड ऑन विच बिल्डिंग्स ओके अब देखिए जिस लैंड पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो लैंड खुद रेस्ट करता है इन प्लेट्स के ऊपर। ओके तो द प्लेट्स कंटिन्यूअली कोलाइड पुश एंड ग्रेट अगेंस्ट ईच अदर, तो मतलब एक दूसरे से कोलाइड करती हैं प्लेट्स, पुश करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के पास से ऐसे निकल जाती हैं अगेंस्ट ईच अदर एंड द मीटिंग पॉइंट। और आप ये भी जानते हैं एक प्लेट का दूसरे प्लेट के साथ जो मीटिंग पॉइंट है वो काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहीं से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, जो स्ट्रेस है मदर अर्थ का वो रिलीज होता है, जिसे हम फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, द pent up energy from the nestling plates along fault lines is often released when an imbalance in pressure causes rocks on either side of the fault to readjust। ओके जैसे कि मैंने बताया। अब देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इफ से यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू, ऑफ कोर्स आपकी टोन इस तरह की होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी हम्बल अबाउट इट, क्योंकि आप अर्थक्वेक का बुरा होना, अर्थक्वेक के तरफ से, अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हो रहा है लाइव्स का, all equal lives of course, animals, humans, everybody, प्रॉपर्टी का ये जो डैमेज हो रहा है वो हमें दुखता इसीलिए है क्योंकि हम हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम मदर अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अर्थ इज सस्टेनिंग सो मच, इट हैज टू रिलीज its energy, its stress, at frequent intervals। It's just a normal process for a mother। ओके वो बुरा इसीलिए है क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमने देखी थी, उस दिन भी हमने समझने की कोशिश की थी। अब देखिए वन सेट ऑफ रॉक्स राइजिंग अप रिलेटिव टू द अदर, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। नॉर्मल फॉल्ट के बारे में आप जानते हैं, रिवर्स फॉल्ट के बारे में आप जानते हैं, स्ट्राइक स्लिप के बारे में आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, आप इसकी दूसरी डाइवर्जेंस, कॉन्वर्जेंस, ये सब कुछ पढ़ते हैं, राइट, ट्रांसफॉर्म याद करिए। तो इस तरह से आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं, लेकिन बाय चांस वो टर्म्स ना लिख के, क्योंकि यूपीएससी ये बहुत करती है। अब यूपीएससी वो इट डज इज कि एक वर्ड उन्हें पता है कि सब बच्चे ये पढ़ते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी, लेकिन वर्ड चेंज कर देती है क्योंकि उसको दूसरा नाम पता ही नहीं होता बच्चों को, और इन्फॉर्मेशन सारी पता है। उनको लगेगा यार ये पढ़ा तो था लेकिन ये शब्द नहीं था, लेकिन होता वही है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है कि जब एक सेट ऑफ रॉक्स वो किसी और रॉक्स के रिलेटिव में उसके ऊपर उठ जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल फॉल्ट जानते हैं। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? व्हेन यू स्लाइड डाउन रिलेटिव टू द अदर, उसके नीचे आ जाना, बेसिकली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रॉक्स के। ठीक है, उसे हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और अगर हम स्ट्राइक स्लिप की बात करें, व्हेन यू मूव पास्ट वन अनदर और व्हेन यू ग्रेट अगेंस्ट वन अनदर, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप, जो टर्की के केस में हुआ है।
ओके और फिर जो एनर्जी रिलीज होती है, देखिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप शुरुआत के 15 मिनट देखिए, क्योंकि उसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी जो आपके प्रीलिम्स में आ सकती है, कि एक मैग्नीट्यूड डिफरेंस होने से कितनी एनर्जी डिफरेंस आ जाती है, इस तरह की चीजें। क्या शैलो डेप्थ वाले अर्थक्वेक और वाइडर डेप्थ वाले अर्थक्वेक्स में डिफरेंस है, डिस्टेंस डिफरेंट कैसे आ जाता है, बहुत सारी इस तरह की चीजें, केवल 15 मिनट है शुरुआत के, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो यहाँ पे लिखा है फिर जो एनर्जी रिलीज होती है, इट ट्रेवल्स एज वेव्स दैट कॉज द ग्राउंड टू शेक। ओके और ऑफ कोर्स जितना शैलो अर्थक्वेक, अगर मैं आपको बताऊं, जितना कम नीचे वो अराइज किया है, ओरिजिनेट किया है अर्थ क्रस्ट के, उतना ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बरकरार है। वो बिल्कुल अगर डीपर, बहुत डेप्थ से अगर वो ओरिजिनेट कर रहा है, तो ऊपर आते आते तो उसकी एनर्जी आधी खत्म हो जाती है, तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करता। तो ये तो एक बेसिक लॉजिक है। व्हाट काइंड ऑफ अर्थक्वेक अकर्ड इन टर्की एंड सीरिया? नाउ टर्की एंड सीरिया लाई एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री प्लेट्स। उस दिन भी हमने देखा था अरेबियन प्लेट, अनातोलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इसके कॉन्फ्लुएंस पे टर्की और सीरिया का बॉर्डर बसा हुआ है, और टर्की और सीरिया खुद बसे हुए हैं इस पे। तो इसीलिए जहाँ पे तीन प्लेट्स का कॉन्फ्लुएंस है, वहां पे फॉल्ट लाइंस भी होंगी अपनी अपनी, फिर तो अपने अपने प्लेट के दूसरे पॉइंट के साथ। तो इसीलिए ये जो रीजन है बिकम्स एक्सट्रीमली सीस्मिकली एक्टिव जोन, द अरेबियन प्लेट। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अरेबियन प्लेट है, इफ आई रीड इट, द अरेबियन प्लेट इज इंचिंग नॉर्थ इनटू यूरोप, causing the Anatolian plate which Turkey sits on to be pushed out west। तो यानी कि जो टर्की है, टर्की रेस्ट ऑन अनातोलियन प्लेट, लेकिन यहाँ पे जो अरेबियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ पुश कर रही है यूरोप में जाने के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली नॉर्थ की तरफ पुश कर रही है, फिर जब नॉर्थ आता है तो इस साइड हो जाता है, अनातोलियन प्लेट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का कॉन्स्टेंट मोशन यहाँ एग्जिस्ट करता है। ओके तो वेयर वर आई, The bulk of Turkey sits on the Anatolian plate between two major faults। अब देखिए टर्की जहाँ पे बसी हुई है वो मोस्टली अनातोलियन प्लेट पे ही, लेकिन उसमें भी सैंडविच्ड है वो, एक नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट के बीच में और ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट के बीच में। जैसे कि नॉर्थ आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे जो इस बार हमने देखा है वो ये बेसिकली रीजन में गेजियन टेप रीजन, जो मैंने आपको बताया था, आपको सिटीज भी याद रखनी पड़ेंगी जिसके आसपास ये डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस बार हमने काफी डिस्ट्रक्शन देखी है। Okay. Geologists say that the earthquakes were from a strike slip, यानी कि they moved past one another। तो इस तरह की यहाँ पे हमने earthquake देखा है, which is typical of the earthquakes in the region। यहाँ इस region में typically strike slip type of earthquakes ही होते हैं, और earthquakes बहुत होते हैं, ये बात आपको पता है यहाँ पे। और अगर हम भारत के हिमालयाज की बात करें तो यहाँ अगर ये स्ट्राइक स्लिप यहाँ का टिपिकल है, तो हमारा टिपिकल क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। और यही पॉइंट ऑफ जो डिफरेंस आप लिखेंगे आपके अगर आंसर्स में आता है और या फिर प्रीलिम्स में आता है, तो आपको याद होना चाहिए। Why were these earthquakes so devastating and deadly? लेकिन इतना devastation हुआ क्यों? As this region hosts many fault systems, there are many earthquakes being recorded in the region। इतने सारे fault systems हैं तो बहुत सारे earthquakes past में भी हमने देखे हैं। Only those that result in a release of energy above a certain threshold are captured by seismological instruments at magnitude 7.8। Okay, अब देखिए जो fault system है it runs along nearly 190 किलोमीटर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट भी होगा, कोई अर्थक्वेक होगा तो कितने किलोमीटर तक रेंज करेगा वो, क्योंकि फॉल्ट सिस्टम ही इतना ज्यादा वाइड रेंजिंग है। द सेकेंड अर्थक्वेक 7.5 मैग्नीट्यूड अकर्ड फर्दर टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ के पास हुआ था सेकेंड अर्थक्वेक 7.5 मैग्नीट्यूड वाला, on a different but adjacent fault system called the सुरगु fault। तो आपको सुरगु fault के बारे में अगर ये वर्ड लिखा आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए टर्की वाले fault की हम बात कर रहे हैं, जो सेकेंड इनका अर्थक्वेक हुआ था वहां पे हुआ था। The magnitudes of these earthquakes suggest that there will be several aftershocks that can be registered in a wide radius and reports of मतलब केरो से यानी कि इजिप्ट से बाकी जगहों से भी, जो इस्तांबुल इनकी कैपिटल है टर्की की खुद की, वहां पे भी हम बेसिकली देखा है हमने इस तरह का इम्पैक्ट, मतलब पता चलना। जैसे नेपाल में अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ फील इट। ओके, आर देयर सिमिलैरिटीज टू अर्थक्वेक्स इन इंडिया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या है लेटेंट प्रेशर, जिसके बारे में यहाँ पे जियोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं। क्यों जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि भारत में एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक पेंडिंग है। ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स इट, नथिंग शुड हैपन टू अस,
पर ऐसा जियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं, अगर हम इसको फैक्ट की तरह पढ़ें तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द इंडियन प्लेट कोलाइडिंग इनटू द यूरेशियन प्लेट एंड टिल्टिंग अपवर्ड्स। आप जानते हैं हिमालयाज क्रिएट ही कैसे हुए हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग इनटू द यूरेशियन प्लेट, और ऐसे कोलाइड करके वो ऊपर की तरफ उठती जा रही है, और वो माउंटेन्स आर राइजिंग एंड राइजिंग, इसीलिए तो यंग हिमालयाज हैं, अभी तो काफी बढ़ेंगे, राइट। और आप जानते हैं जो अरावलीज हैं, अरावलीज हिमालय से भी बड़े हुआ करते थे एक समय पे, पर अभी देखिए कैसे एकदम रिपॉग्नेंट सा स्टेज देखते हैं हम उनका, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हिमालय अभी यंग है, वो ओल्ड है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक इन द हिमालयन रीजन इज टू, वही चीज, अब यहाँ पे जो हिमालयन रीजन का टिपिकल अर्थक्वेक है वो रिवर्स फॉल्ट है, यानी कि नीचे नीचे जाना, ठीक है, दूसरी लेयर ऑफ रॉक्स के नीचे जाना एक प्लेट का, तो वो रिवर्स फॉल्ट यहाँ पे बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यही डिफरेंस है बेसिक। हाउएवर वेदर इट्स स्ट्राइक स्लिप और अ थ्रस्ट द वेव्स जनरेटेड कैन बी एज पावरफुल। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे स्ट्राइक स्लिप था, यहाँ पे इस तरह की थ्रस्टिंग पावर या फिर रिवर्स फॉल्ट्स की वजह से हो रहा तो इतना पावरफुल नहीं आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव्स जो जनरेट होती हैं वो इक्वली पावरफुल हो सकती हैं। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वार्नड ऑफ अ मैसिव ओवर ड्यू अर्थक्वेक इन गढ़वाल कुमाऊं रीजन हियर बिकॉज ऑफ what is known about the pattern of quakes in the region. Based on the amount of slip or movement that is observed in an earthquake and measurement of the amount of strain that accumulates over here, scientists can deduce the latent pressure that's building up. Okay, तो scientists देखिए क्या है कि वही चीज, लेटेंट प्रेशर, अगर कोई हिडन प्रेशर है ना, तो वो कभी तो रिलीज होगा, कभी ना कभी तो डेफिनेटली रिलीज होगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम ये टर्की सीरिया के अर्थक्वेक में अगर हम देख रहे हैं, जो एनर्जी अक्यूमुलेट होती रही, जो स्ट्रेन अक्यूमुलेट होता रहा, वो 300 साल पुराना था और फिर उसे रिलीज हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे केस में जो बताया जाता है, we don't have very accurate records on the date back, say 1,000 years on 7+ magnitude earthquakes. The record says of the last 300 or so years suggest that those that have occurred haven't released. तो वही चीज, ऐसा नहीं है कि पिछले इतने सालों में कोई अर्थक्वेक ही नहीं हुआ, अर्थक्वेक्स हुए हैं हिमालयन रीजन में, होते भी हैं, सीस्मिकली एक्टिव जोन भी है, पर जो छोटे मोटे अर्थक्वेक्स हुए भी हैं वो प्रॉपरली उनका पेंटअप जो एनर्जी है अर्थ की, मदर अर्थ की, वो नहीं रिलीज कर पाई है, तो कभी तो रिलीज होगी। पिछले 300 साल से वो एनर्जी अक्यूमुलेट होती जा रही है। अब 1000 ईयर्स का तो हमारे पास डेटा नहीं है एक्यूरेटली, पर 300 साल का है, तो इसीलिए वी थिंक इट्स ओवर ड्यू, मे बी इवन एन 8 मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट का ये कहना है। हाउ मच डज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आप अपने आंसर में लिखेंगे अर्थक्वेक से रिलेटेड। ऑफ कोर्स आपको मैप भी प्रिपेयर करके जाना है अर्थक्वेक का, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो जोशीमठ का रीजन है वहाँ पे भी वही रेड के कैसे वो सीजमिकली 5 रीजन है सीजमिकली एक्टिव। तो इस तरह से जोनेशंस आपको पढ़ के जानी है, कौन से जोन में किस तरह के स्टेट्स लाई करते हैं भारत के। हैव अ रफ मैप इन योर हेड रेडी, ओके, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ। तो वैसे ही यहाँ पे एक और चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि क्या जो डैमेज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक से रिलेट करता है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा डेथ्स एंड डेवस्टेशन होने वाली है। आप चिली को देखिए, चिली में एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक, लेकिन उनको रियलाइज हो गया 1920 से ही, उनको पता चल गया दैट वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अभी रिसेंटली आई थिंक 8 या 9 के करीब के मैग्नीट्यूड के चिली में अर्थक्वेक्स आए थे 2014-15 के करीब, लेकिन बहुत ही कम कैजुअलिटीज हुई थी यहाँ पे, बहुत ही मिनिमम डैमेज हुआ था। क्यों हो पाया था? इसीलिए चिली की जो केस स्टडी है वो पढ़ाई जाती है। क्यों? चिली के केस में जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जो इंजीनियर्स हैं वहाँ के। देखिए क्योंकि चिली में इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है अर्थक्वेक्स का होना, तो जो इंजीनियर्स जो आपका घर बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, हर किसी को चिली में पता है कि जो इंजीनियर्स घर बना रहे हैं उनकी लाइफ टाइम के अंदर अंदर ही वो एक कोई ना कोई अर्थक्वेक हो जाएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे अर्थक्वेक होंगे ही होंगे। तो अगर वो बिल्डिंग में डैमेज हो गया तो यू कैन होल्ड द इंजीनियर्स अकाउंटेबल कि आपने बिल्डिंग कोड नहीं, आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स नहीं बनाई एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोई इंजीनियर वहां पे ऐसा नहीं करता। They know they can be held accountable, so hence they would make the buildings earthquake resistant according to the building code जो वहाँ पे exist करता है, जिसमें 5 editions हम देख चुके हैं इतने सालों में।
ऑफ कोर्स अपग्रेड्स देख चुके हैं। वैसे ही जापान में भी दे आर ऑल्सो डूइंग दीज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स थिंग। और साथ ही में वहाँ पे क्या होता है, बहुत चिली में बहुत ही वाइड लेवल ऑफ स्टडी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनकी जो कंट्री है वो लाए कहाँ करती है। तो वहाँ पे इस तरह से कि कैसे जो सॉइल है, हर तरह की सॉइल एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करती अर्थक्वेक के लिए। डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। तो किस सॉइल पे किस तरह का घर बनना चाहिए, किस सॉइल को यूज़ करना है एज अ मटीरियल, किसको नहीं। तो इस तरह की स्टडी ऑलरेडी वहाँ पे अंडरटेक की जा चुकी है। सो यू कैन राइट चिली केस स्टडी। ओके, अब देखिए, आप जानते हैं कि व्हाट मेड MSCI एक्ट ऑन अडानी स्टॉक्स। तो देखिए, आप जानते हैं जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल है, अ ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, तो उन्होंने अनाउंस किया है फ्राइडे को दैट वी विल रिड्यूस द फ्री फ्लोट डेजिग्नेशंस ऑफ फोर अडानी ग्रुप कंपनीज एंड मल्टीपल इंडाइसेस। तो फ्री फ्लोट क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि एक एक कंपनी है, उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जितने भी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, उसका जितना प्रपोर्शन रेडली अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, वो फ्री फ्लोट होता है। फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं ना जो शेयर्स के, आप खरीद लो, कोई भी खरीद सकता है इसको, तो वो बेसिकली फ्री फ्लोट कहलाता है। अब देखिए, ऑफ कोर्स जनरली क्या होता है, जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के या लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो शेयर्स हैं दे कैन नॉट बी फ्रीली ट्रेडेड इन द मार्केट। से अडानी के खुद के शेयर्स होना फ्रीली फ्लोट हो रहे होंगे, ठीक है, तो उनके अलावा जो रेडिली अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है, वो फ्री फ्लोट कहलाता है। द फ्री फ्लोट ऑफ अ कंपनी कैन समटाइम्स गिव इन्वेस्टर्स रफ आइडिया अबाउट द लाइकली लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी शेयर इन द पब्लिक मार्केट. It should be noted that the weightage given to a company's stock in certain indices is based on the company's market capitalization. तो कितना proportion हम देख रहे हैं फ्री फ्लोट मार्केट में, तो वो हमें बताता है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है। कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक. So a drop in the number of freely floating shares of a company can cause a drop in. तो वही चीज अगर दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, अगर फ्री फ्लोट कम हो गया जैसे कि अब मॉर्गन ने कर दिया है, तो उससे क्या होगा, एम कैप कम हो जाएगा, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज इट्स एन इंडिकेटर, मार्केट के लिए एक इंडिकेटर होता है कि कितना कैपिटल है इनके पास, क्या है इनकी स्थिति। सो ऑल ऑफ दैट साइंटिस्ट रिपोर्ट फाइंडिंग, ओके दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वाज़ाई क्रिस्टल्स के बारे में, पर हमें एंड में इसको हम डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश विड्रॉज स्कूल बुक्स आफ्टर बैकलैश। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है अभी, क्योंकि सेम सेक्स मैरिजेज, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, सेक्युलर साइंस, इस पे काफ़ी चर्चा है पूरे संसार में ही। इंडिया इज ऑफ कोर्स वेरी प्रोग्रेसिव ऑन इट, थैंक्स टू आवर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी 2 नई स्कूल टेक्स्ट बुक्स को, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिस्ट ग्रुप्स द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट देखी गई हैं, क्योंकि जिस तरह का करिकुलम आया था इन टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, उसमें रिकग्नाइज किया जा रहा था ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज को, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को, सेक्युलर साइंस को। और आप जानते हैं जैसे केरला में तो एक ट्रांस मैन ने जन्म भी दिया है एक बेबी को बहुत रिसेंटली। तो इंडिया तो खैर बहुत आगे जा चुकी है इसमें। ओके, बाइडन लूला वाओ टू डिफेंड डेमोक्रेसी इन अमेरिका इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों की कंट्रीज ने, यूएस ने और ब्राजील ने, सेम तरह के, यूएस ने कैपिटोल हिल राइट्स देखे थे और ब्राजील ने अभी रिसेंटली क्या देखा था, जो जेआर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स थे, उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहाँ के एपेक्स कोर्ट की बिल्डिंग, वहाँ की जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स थी, किस तरह से उनको वैंडलाइज किया था, जस्ट बिकॉज उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके जो लीडर हैं जेयर बोल्सोनारो, वो हार गए हैं, राइट विंगर लीडर। और देखिए उनको अलग ही लेवल किया। और आपको ये भी याद होगा कि कैसे अमेजोन फॉरेस्ट में इतनी फायर्स लगी रही थी और कितने दिन तक चलती रही थी, और पूरे क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपकी कंट्री में उसका मेजर पोर्शन है। तो कितनी कंट्रीज ने किस तरह से क्रिटिसाइज किया, क्या क्लाइमेट चेंज को लेके, सेम ट्रम्प है ना, तो ट्रम्प के सपोर्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ट्रम्प ने तो खुद ही, खैर जेयर बोल्सोनारो ने तो खुद को सेपरेट भी कर लिया कि ये सपोर्टर्स को मैंने नहीं कहा है सब करने के लिए, और मेरी ये सोच बिल्कुल भी नहीं है जो सपोर्टर्स कह रहे हैं, आई एम सॉर्ट ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन ट्रम्प ने तो अप्रिशिएट ही कर दिया था उन कैपिटोल हिल राइटर्स को कि बिल्कुल सही किया है, मैं जब हारा ही नहीं हूँ तो
तो कैसे मतलब ये बाइडन बन गए हैं, बाइडन तो सही इंसान भी नहीं है रूल करने के लिए। तो इस तरह का कि एंटाई डेमोक्रेटिक स्टैंड है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जिनको लोग चुन के भेजेंगे वो ही हैं आपके लीडर, है ना, वही है जो सरकार बनाएंगे। तो आप लोगों में ही नहीं विश्वास कर रहे ना, लोगों ने ही तो नहीं सिलेक्ट किया ना आपको, और वही डेमोक्रेसी है। पर इफ यू से नो आई डोंट बिलीव इन इट, देन यू आर एंटायर डेमोक्रेटिक, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे, जिसे आपको याद होगा ना, एक एडिटोरियल पढ़ा था इससे रिलेटेड, जहाँ पे जो एक जेनोसाइड वर्ड आप पढ़ते हैं, इनको लिए डेमोसाइड वर्ड यूज किया गया था, कि कैसे यू सॉर्ट ऑफ ट्राई टू किल डेमोक्रेसी, एंड दैट इज नोन एज डेमोसाइड, जो हमने दोनों कंट्रीज में देखा था। तो फाइनली यहाँ के जो दोनों लेफ्टिस्ट लीडर्स हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैप्पी, एंड तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज ब्राजीलियन काउंटरपार्ट Lula da Silva said on Friday at the White House that the two biggest countries in the Americas have successfully seen off attacks on their democracies and will now work together on fighting climate change crisis. तो देखिए वही चीज़ उन्होंने बोला कि आपके साथ भी बुरा हुआ, हमारी कंट्री के साथ भी बुरा हुआ, लेकिन फाइनली दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी ने प्रिवेल किया, और यही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। वी हैव सम इश्यूज ऑन विच वी कैन वर्क टुगेदर। ओके, लेट्स सी व्हाट इश्यूज आर देयर जिस पे ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहला ये बोला, पहला इशू तो ये है, लूला ने कहा कि हम कभी भी अब अलाउ करें ही ना इस तरह के एंटाई डेमोक्रेटिक मॉब अटैक्स को। सबसे पहला काम हमारा ये है। ओके, मिस्टर बाइडन एंड लूला स्ट्रेस देयर म्यूचुअल कमिटमेंट टू सेविंग द अमेज़न रेन फॉरेस्ट एंड फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग। सो ओके, गुड इनफ। क्योंकि आपको याद है जैसे ही बाइडन केम इनटू पावर, उनके 100 दिन, देखिए हर सरकार जो नहीं आती है ना, तो उनके पहले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर सरकार का जो अंदाजा है कि ये सरकार क्या करने वाली है, इनकी कमिटमेंट्स क्या हैं। तो पहले 100 दिन की कमिटमेंट पूरी दुनिया देखती है, स्पेक्टेटर्स देखते हैं बैठ के, ओके लेट्स सी इनका क्या है 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। तो पहले 100 दिन में बाइडन ने यही किया था कि पेरिस एग्रीमेंट में दोबारा अपनी, जिसमें से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, तो उन्होंने वो किया। WHO में से जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो उस पर दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि हम दोबारा मेंबर बनना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं। एंड फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ब्राज़ील इज सीकिंग, अब ब्राज़ील क्या चाहते हैं, मिस्टर लूला चाहते हैं कि यूएस पार्टिसिपेट करे अमेज़न फंड में। अमेज़न फंड इज एन इंटरनेशनल स्कीम टू फाइनेंस एंटाई डिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स इन ब्राज़ील, जो कॉरपोरेट्स वगैरह के लिए एंटाई डिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स यहाँ पे लिए जाएंगे। उस फंड में लूला चाहते हैं कि बाइडन एंड हिज कंट्री मस्ट बी इन्वेस्टिंग। तो फिर जब वो निकलते हुए फिर बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने ऐसे रिपोर्टर्स को बोला, आई थिंक दे विल, और मेरे को सिर्फ यही नहीं लगता, मुझे लगता है इट इज नेसेसरी दैट दे पार्टिसिपेट। ओके, अब देखिए एक, इससे पहले कि हम ये आर्टिकल देखें, एक आर्टिकल है इकोनॉमी के सेक्शन का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे 1920, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इकोनॉमिक सर्वे 1920, फिर उसके बाद उसका रीइटरेशन इकोनॉमिक सर्वे 2021 में भी हमने देखा था। जो रजिस्ट्री हम यहाँ पे इस साल के बजट में हमने देखी है, वो इकोनॉमिक सर्वे की सजेशन से आई है, पर ऑफ कोर्स प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज की सजेशन से। रजिस्ट्री विल हेल्प एक्सपीडिएट क्रेडिट फ्लोज दास। तो देखिए जो आप पता है इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सजेशंस, वो ना ही केवल आपको पिछले साल का पूरा देते हैं, ट्रेंड्स बताते हैं कि कैसी इकोनॉमी हमारी रही, बाकी कंट्रीज की रही, बाकी कंपैरिजन में भारत की कैसी रही, बल्कि वो आपको सजेशंस भी देते हैं। से जब क्या हुआ था ना, एनपीए क्राइसिस और बहुत ज़्यादा नीरव मोदी स्कैम और इस तरह की जो चीज़ें थी, ये तब 1920 पे it was very much into news. So economic survey came up with this suggestion. So these are the suggestions you must collect and you must note them down and you must replicate in your paper. Of course, you must know what the concept is because the concept is very often asked in your prelims, but you must also be replicating those solutions in your answers. They're very fantastic. वो पूरे संसार की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, सिंगापुर मॉडल, इस तरह की प्रैक्टिसेस को लेके, तो फिर उन्होंने कहा था कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, बैंक्स को पता नहीं है, बैंक्स को ये इतने आइसोलेटेड मैनर में बैंक्स काम कर रहे हैं। एक बैंक ऑलरेडी भुगत चुका है एक पर्टिकुलर इंसान को लोन दे के, अब दूसरे बैंक को पता ही नहीं है कि ये इंसान डिफॉल्टर है, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ना दो बैंक्स में, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रिकॉर्ड हो रही कि इसको क्रेडिट देना इंसान को क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है, या फिर बहुत ही अच्छा, मतलब इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो ना कि ये इंसान हमेशा अपनी प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट टाइम टू टाइम करता है, तो इसको तो और प्रायोरिटी में रख के इन्हें क्रेडिट देना चाहिए, है ना। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस साल के यूनियन बजट ने नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को अनाउंस किया है कि हम बनाएंगे।
अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में बिल तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट बिल ऑलमोस्ट तैयार है, तो इस रजिस्ट्री को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनने वाली है ये। अभी तो खैर नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, इट वुड बी एम एट एक्सपीडिटिंग, तो लोन सैंक्शन जल्दी करने में तो हेल्प करेगा ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोन दिया जा सकता है, कोई झंझट नहीं है, वरना 36 बातें आप पूछोगे, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये करो वो करो, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डिजिटली ट्रांसफर हो रही है, मेंटेन की जा रही है, यू नो कोई दिक्कत ही नहीं है इस इंसान को लोन देने में। ओके, तो ये 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देगा ऑन पोटेंशियल बोरोवर्स। A lot of information is required by a bank before a loan is sanctioned. The idea is to create one registry where, to the extent possible, the idea is to provide a 360-degree kind of information system which will be readily available. Okay, that it quickens the process of credit flow. Very important and of course a very good initiative. जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था पर good enough. US jet shoots down unknown flying object off northern coast of Alaska. तो अब देखिए यहाँ पे तो खैर कोई लिंक नहीं है सर्वेलेंस या स्पाई का, पर एक अननोन ऑब्जेक्ट है जो देखते हैं, एक कार के साइज का है, तो जो स्पाई बलून था वो तो और भी बड़ा मैसिव बलून था, वो तो उससे भी काफ़ी बड़ा था, तो उसको शूट डाउन किया गया है। यूएस मिलिट्री फाइटर जेट shot down an unknown object flying off the northern coast of Alaska on Friday on orders from US President Joe Biden. अब देखिए इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी और ये सब वगैरह भी तो दिखाना है, तो वो यहाँ पे और थोड़ा ऊपर जा चुका है यूएस के केस में। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्समैन जॉन कर्बी said the object was downed because it was flying at about 40,000 feet. 40,000 feet की हाइट पे ये फ्लाई कर रहा था, which is about 13,000 meters, और एक रीजनेबल थ्रेट पोज कर रहा था टू द सेफ्टी ऑफ सिविलियन फ्लाइट। तो यहाँ सर्वेलेंस का कोई दिक्कत नहीं है, या सिविलियन फ्लाइट की सेफ्टी की बात थी, तो इसीलिए नहीं कि हमें कोई नॉलेज थी सर्वेलेंस वगैरह की, हमने इस वजह से सेफ्टी ऑफ सिविलियन फ्लाइट की वजह से उसको शूट डाउन किया। ओके, तो इट वॉज अ सक्सेस, और साथ ही में इट वॉज रफली द साइज ऑफ अ स्मॉल कार, मच स्मॉलर देन द मैसिव सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बलून से तो बहुत छोटा था जिसको शूट डाउन किया गया था। अब देखिए देयर सो मच पॉलिटिक्स इनटू इट, बिकॉज ट्रम्प फिर इसका फायदा उठाते हैं, अगर ये शूट डाउन ना करते उनके स्पाई बलून का, इस जगह वाले नहीं जो हम चाइनीज स्पाई बलून की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एक आप जानते हैं, अब आपको इससे पता चलता है कि यूएस पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट हॉट बटन इशू है ये चाइना का। ओके, सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अनएबल टू फर्निश। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक अगेन ये भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर क्योंकि अंडर ट्रायल्स का इशू, बेल का इशू, और यू नो जो भी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक आउटरीच दी कि यू नो समथिंग हैज टू बी डन फॉर द अंडर ट्रायल्स, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है जो जेल्स में कैद है वो अंडर ट्रायल के हैं, मतलब वो अभी दोषी साबित भी नहीं हुए हैं, वो कब जाके उनका ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल चल रहा है, कब पूरा होगा कुछ पता भी नहीं है, क्या पता एक्विटी हो जाए इतने साल बाद, जो हो जाता है कितने कितने साल बाद एक्विटल ही हो जाता है उनका, तो इतने साल उनको खैर भुगतने पड़े जेल में। बट यहाँ पे क्या है, और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपको बेल मिलती है ना तो बेल के बाद बेसिकली आपको एक बेल बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है, और वो काफ़ी पैसे लगते हैं उसमें, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, ठीक है। तो अब जो पुअर प्रिजनर्स हैं, ज़रूरी नहीं है सबके पास एक श्योरिटी बॉन्ड में होता है कि हम कभी नहीं करेंगे, कभी कभी बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड के साथ साथ कुछ सोशल आपको काम करने के लिए भी कहते हैं, जैसे यू मस्ट प्लांट 1.5 लाख ट्रीज और सैपलिंग्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो उसके लिए पैसे नहीं होते, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं, जैसे नालसा की एक रिपोर्ट आई है जनवरी में, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों को बेल मिल चुकी है, लेकिन उनके पास जस्ट बिकॉज बेल बॉन्ड के पैसे नहीं है इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे, विच इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी 7 डायरेक्शंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि देखिए आप इंश्योर कीजिए जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनको बेल मिल गई है, पर वो इतने पुअर हैं कि फर्निश नहीं कर सकते श्योरिटी और बेल बॉन्ड्स, उनको रिलीज कीजिए 7 दिन के अंदर अंदर, वो फिर बाहर निकल के अपना कुछ बंदोबस्त करेंगे, जितना भी श्योरिटी, इतना मत एम्फोसाइज कीजिए श्योरिटी बॉन्ड और बेल बॉन्ड पे, वो उतने उसके बाद बाहर निकलने के बाद वो जमा करेंगे पैसा और वो लौटा देंगे, कुछ ऐसा सिस्टम लेके आएंगे। उन डायरेक्शंस में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए नालसा की इस रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें
दैट नियरली 5,000, तो ऐसे 5,000 लोग हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, पर वो जस्ट बिकॉज जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो बेल बॉन्ड नहीं साइन कर सकते या फिर इस तरह से। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, तो जैसे कि हम ई प्रिजन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सब कुछ मेंटेन किया जाता है डेटा प्रिजनर्स के बारे में, तो यहाँ पे इट इज़ ऑफ कोर्स द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन 1300 प्रिजन्स अक्रॉस द कंट्री। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या किया जाएगा, एक कैटेगरी बनाए, एक कॉलम बनाया जाएगा, बेल्ड आउट बट नॉट रिलीज, जिनको बेल मिल चुकी है पर रिलीज नहीं किया गया। तो फिर उसमें सब कॉलम्स होंगे, तो बनाया जाएगा इस डायरेक्शन के तहत। उसमें एक फिर जो कॉलम होगा इसके तहत ही, इसके अंडर, वो ये कहेगा कि बेल की डेट क्या थी जिस दिन कोर्ट ने इनको बेल दे दी, और डेट ऑफ रिलीज, और किस दिन हमने रिलीज किया। तो इससे हमें डेटा पता चल जाएगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। और फिर साथ में बेंच ने ये भी कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर नहीं मिली बेल्स, है ना, तो सुओ मोटो डिसीजन कोर्ट जो है, स्पेसिफिक कोर्ट, कंसर्न्ड कोर्ट, वो ले सकता है और उनको जो कंडीशन है रिलीज करने की उसको थोड़ा मॉडिफाई या रिलैक्स कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात छिड़ गई है, सेंटर शुड पे फॉर CAPF डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग पोस्ट। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए जब कोई भी असेंबली इलेक्शन होता है तो उसमें आप CAPF के पर्सनल डिप्लॉय करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, पर उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ क्यों बोली है उन्होंने, हम वो पढ़ेंगे। अब देखिए क्यों ऐसी, पहली बात तो न्यूज़ क्या है। द स्टेटमेंट केम इन रिस्पॉन्स टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की स्टेटमेंट आई है फ्राइडे को। उन्होंने कहा है देखिए वेस्ट बंगाल ने हमें 1841 करोड़ हमें देने हैं। क्यों? क्योंकि हमने CAPF स्टेट में लगाई थी इलेक्शंस के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए ममता बनर्जी जी का क्या कहना है वेस्ट बंगाल की सरकार का, कि देखिए पहली बात तो जो फोर्सेस आप डिप्लॉय करते हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे होती है, राइट। और आप स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मांगते डिप्लॉय करने से पहले, है ना, इन इलेक्शंस के दौरान। तो इसीलिए जो एक्सपेंडिचर बनता है वो हमारा नहीं बनता इलेक्शन ड्यूटी का, इट शुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे बोला गया है। World Hindi Conference in Fiji to highlight links with Pacific Ocean region, MEA, very important। हमने उस दिन भी फिजी प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी, फिजी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, व्हाई, because it's a Pacific Ocean region, it's a Pacific Ocean island, पैसिफिक ओशन कंट्री। और साथ ही में फिजी और भारत के बहुत बहुत पुराने रिश्ते हैं, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने आके हमें जब कोलोनाइज किया, फिर इंडेंचर्ड लेबरर्स थे जो वहाँ भेजे, तो बहुत पुराना हमारा रिश्ता है फिजी और भारत का। तो और साथ ही में क्यों फिजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक आइलैंड्स बेसिकली, नॉट फिजी स्पेसिफिकली बट पैसिफिक आइलैंड्स, क्योंकि वहाँ पे चाइना का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। चाइना इज से उन्होंने एक सिक्योरिटी डील भी अभी साइन की है, सो चाइना इज लाइक हेविली एम्प्लॉयड एंड एंगेज्ड विद दिस पैसिफिक ओशन रीजन। सो ऑफ कोर्स इफ चाइना इज समवेयर, नाउ USA हैज टू आउट compete them, so US also has been going there very frequently, so US talks to Pacific Islands and tells them, oh it is us, जो जिनका आपके साथ पैसिफिक का रिश्ता है, all of that। तो अब देखिए इस सारी चीज़ों के बीच में जो विनर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के साथ वो लोग रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि फिजी आइलैंड्स का या पैसिफिक आइलैंड्स का कंसर्न है, वो चाइना और US दोनों के बीच में सैंडविच नहीं हो जाना चाहते, क्योंकि US कहता है आप चाइना के साथ डील मत करो, अब चाइना को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो लोन्स ही इतना दे देता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा कि आप उनके बेचारे उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकते। तो इंडिया के साथ क्या है, जो हमारा कल्चरल रिश्ता है, इट वर्क्स, ये हमारी सॉफ्ट पावर है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, अब आप जानते हैं देखिए हिंदी लैंग्वेज को उसकी जो राइटफुल प्लेस है वो दिलवाने के लिए भारत बहुत सालों से काम कर रहा है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाने में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे चीज़ें लिखी है, ऑफ कोर्स वी हैव सीन अ लिटिल प्रोग्रेस देयर। क्या प्रोग्रेस हमने देखी है यूनाइटेड नेशंस में, कि एक प्रोविजन लाया गया है रिसेंटली कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो होते हैं या प्रेस रिलीजेस होते हैं वो हिंदी में भी अब निकलेंगे, ठीक है। और साथ ही में बांग्ला, उर्दू और हिंदी तीनों में निकला करेंगी यूनाइटेड नेशंस की प्रेस रिलीजेस और इंपॉर्टेंट मैसेजेस। और साथ ही में जो अगर हम यहाँ पे देखें, और आप ये भी जानते हैं कि elaborating on the role of Hindi in India's outreach to the world, especially in places that received Indian indentured laborers during 19th century, जो ब्रिटिशर्स ने भेजे थे, तो उनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, चाहे वो
फिजी आइलैंड्स के साथ हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ हो, सरीनाम के साथ हो, गयाना के साथ हो, ठीक है। मिस्टर कुमार सेड, चाहे वो अफ्रीका के साथ हो, मिस्टर कुमार सेड द अपकमिंग वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जब होगी तो हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है फिजी में, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा भारत के लिए कि हम अपने जो इंडिया और पैसिफिक ओशन रीजन के लिंक्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हिंदी स्पीकिंग पीपल रहते हैं अभी भी। और अभी देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फिजी इज प्रोबेबली दी ओनली कंट्री, फिजी के ऑफिशियल ने कहा है, फिजी इज प्रोबेबली दी ओनली कंट्री आउटसाइड इंडिया जहाँ पे हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एग्जिस्ट करती है। वो प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई ही जाती है और यूनिवर्सिटी लेवल में भी एक लैंग्वेज की तरह, लैंग्वेज ऑप्शन की तरह ऑफर की जाती है। ओके तो वहाँ पे जब नई सरकार आई है, न्यू कोलिशन गवर्नमेंट आई है फिजी में, तो उनका ये कहना है, जैसे कि आपको याद होगा हमने उनको डिस्कस किया था पहले, 15 साल से कहते हैं यहाँ पे बहुत बुरा हुआ, तो फिर नई सरकार कहीं भी जाती है तो वो बताती है कि हमारा चेंज क्या है, माइंडसेट क्यों चेंज करेंगे हम। तो उनका ये कहना है कि हमने अभी रिसेंटली हमारी नई सरकार ने अनाउंस किया है कि हिंदी, इंग्लिश और हमारी जो खुद की लैंग्वेज है वो पार्लियामेंट में बोली जाएंगी, तो 3 लैंग्वेजेस। तो आप देख सकते हैं हिंदी की क्या महत्वता है, ठीक है। 140 years ago, thousands of Indians were taken to Fiji during the colonial period as laborers, and today their descendants residing in Fiji are proud of their Indian heritage and language. साथ ही में जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, it was started to promote the language across the world, और पहला इस तरह का 1975 में नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ था। Thank you so much. Please like the video.